हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ने जा रहे हैं। सामान्य विज्ञान विषय में 7वां पाठ धातु अधातु। धातु और अधातु के बारे में इस पाठ के माध्यम से हम लोग समझेंगे। चलो देखते हैं पाठ को। तो पाठ का नाम है 7वां धातु अधातु। थोड़ा इसमें याद करो, कुछ चीजें आपको याद करने के लिए कही गई हैं। सामान्य रूप से तत्वों का वर्गीकरण कौन से 3 प्रकारों में करते हैं? 7वीं कक्षा में हमने पढ़ा है। तो तत्वों का वर्गीकरण कौन से 3 प्रकारों में करते हैं, और दैनिक जीवन में हम कौन कौन से धातुओं और अधातुओं का उपयोग करते हैं, इसको याद करना है। आप थोड़ा सोचिए। तो इसका उत्तर भी यहाँ पे दिया गया है। उत्तर है तत्वों का वर्गीकरण जो है हम 3 भागों में करते हैं, धातु, अधातु और उपधातु में करते हैं। जो है सभी तत्वों का वर्गीकरण धातु, अधातु और उपधातु इस तरह से 3 प्रकार से करते हैं। और दूसरा उत्तर जो इसमें है वह है कौन से धातुओं का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो हम लोग अधिकतर जो है एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, स्टील, स्टेनलेस स्टील, अधातु जैसे क्लोरीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, इन सब चीजों का जो है दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। विश्व की सभी वस्तुएं या पदार्थ तत्वों, यौगिकों या उनके मिश्रण से बने होते हैं। वैज्ञानिकों ने तत्वों का सामान्य रूप से धातु, अधातु और उपधातु यानी धातु सदृश इस प्रकार से वर्गीकरण किया है। तो इसको आगे देखते हैं। धातु अधातु में पहले हम देखेंगे धातु क्या है, मेटल किसे कहते हैं। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनम, ये कुछ धातुएं हैं। धातुओं में क्या होती है, धातुओं में चमक होती है, वे कठोर होती हैं, उनसे तार या पतली चादरें यानी पतरे बना सकते हैं। धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक भी होती हैं। धातुएं उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनावेशित आयन यानी धनायन अर्थात केटायन निर्मित करती हैं। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या है, उसको आगे देखते हैं। धातुओं के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहला है अवस्था, फिजिकल स्टेट जिसे कहते हैं। अवस्था क्या है, सामान्य तापमान पर धातुएं ठोस अवस्था में रहती हैं, किंतु पारे तथा गैलियम जैसी कुछ धातुएं अपवाद हैं, वे कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में होती हैं यानी द्रव में बदल जाती हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा और याद करें। तुम्हारे रिश्तेदार यानी आपके रिश्तेदार वगैरह जो है कभी दवाखाने में गए होंगे, तो डॉक्टर वहां पर उनके रक्त दाब को जो है चेक करता है। कैसे चेक करता है, डॉक्टर के पास देखे होंगे आप कि रक्त दाब मापक एक होता है डॉक्टर के पास, उसके चेक करता है। उसकी कांच की नली में एक जो है धूसर रंग, निराख जैसा रंग का द्रव होता है, वह कौन सी धातु होती है? तो वह जो है वह भी धातु है, उसे हम पारा कहते हैं। पारा नाम की धातु उसमें रहती है। तो दूसरा हम इसमें जो विशेषता है धातुओं की वह चमक है, लस्टर। चमक यानी चकाकी भी, चकाचौक होते हैं, धातुएं चमकती हैं। तुम्हारे घर के तांबे के बर्तन ले लो, यानी आपके घर में तांबे के बर्तन होंगे, उनको नींबू से घिस करके देखो, तो आप देखोगे पानी से धोने के बाद, नींबू से घिसने के बाद पानी से धोगे, तो धोने से पहले तथा धोने के बाद चमक का अवलोकन करो, यानी धातु के घिसे हुए तथा धातु के ताजे कटे हुए पृष्ठभाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, वह धातु चमकदार दिखाई देती है। यानी घिसने के बाद आपको चमकती हुई दिखाई देगी तांबे का बर्तन, और उसके पहले वो धुतला रहेगा। तो जब हम उसको घिसते हैं या काटते हैं तो धातुएं वहां से जो है चमकती हुई दिखाई देती हैं, वहां से प्रकाश का प्रवर्तन होता है, उनके पृष्ठभाग से प्रकाश का प्रवर्तन होता है, इसलिए धातुएं चमकदार दिखाई देती हैं। आगे देखेंगे। और तीसरा गुण क्या है, कठोरता, हार्डनेस। धातुएं जो है कठोर होती हैं। सामान्यतः धातुएं जो है कठोर होती हैं, वे नरम नहीं होती हैं, लेकिन अपवाद के रूप में सोडियम और पोटेशियम ये नरम धातुएं हैं, इन्हें चाकू से आसानी से काटा भी जा सकता है। चौथा गुण है इनका तन्यता, डक्टिलिटी, यानी इनके अंदर तन्यता होती है, जो है ताने जा सकती हैं,
यानी आप जो है स्वर्णकार की दुकान में कभी गए होंगे। सोने चांदी का जो दुकानदार होता है, यानी सोने चांदी के जो आभूषण बनाते हैं, स्वर्णकार को सोने या चांदी के तार बनाते हुए कभी आप देखे होंगे। तो देखे होंगे, मुंबई में तो नहीं उतना दिखता है, आपको गांव में ज्यादा दिखेंगे। तो वो क्या करते हैं, जो है कि छिद्र होता है, छिद्र में से धातुएं खींचने पर उसकी तार बनती हैं, यानी सोने चांदी को गला करके वे तार बनाते हैं, बहुत पतले पतले तार बनाते हैं और फिर उसी से जो है आभूषण बनाते हैं। तो ये क्या है, ये धातुओं का जो गुणधर्म है तन्यता के कारण ही होता है। तो इस गुणधर्म को हम धातु की तन्यता कहते हैं। अगला गुण है पांचवा, आघात वर्धता, मेलाक्बिलिटी, यानी जो है आघात करने पर, उस पर पीटने पर, धातुओं को पीटा जाए, घात किया जाए, उस पर मार किया दिया जाए तो धातुएं फैलती हैं। इसका जो है आप कैसे करेंगे, एक कील लेकर के उसे चबूतरे पर रख करके हथौड़ी से ठोकते रहिए, आप थोड़ा देर तक ठोकते रहिए, तो आपको कुछ समय पश्चात दिखाई देगा कि वो जो कील थी वो चद्दर के जैसा आपको दिखाई देगा। इसका तात्पर्य है कि धातुओं में आघात वर्धता होती है, उसको पीटने से वो फैलती हैं। उष्मा का संचलन, कंडक्शन ऑफ हीट, धातुएं जो होती हैं उष्मा का कंडक्शन करती हैं, धातुओं में जो है उष्मा संचरित हो सकती है, उष्मा का संचलन का काम भी करती हैं। आप देखे होंगे कि जो है घर में बर्तन में खाना पकाया जाता है, इसका कारण क्या है कि जब गैस आप देते हैं तो धातुएं उस ऊष्मा को जो है अपने अंदर ले लेती हैं, इसलिए खाना पकता है। तो इसका और भी प्रयोग कर सकते हैं। तांबे की एक पट्टी लेकर उसके सिरे पर मोम लगाएं और दूसरे सिरे पर गर्म करो, इसका अवलोकन करें। तो जो है आप देखेंगे कि एक सिरे पर गर्म कर रहे हैं लेकिन दूसरे सिरे पर जो आपने मोम लगाया है वह भी आपको गलती हुई दिखाई देगी। तो इसका कारण यही है कि धातु जो होती है उष्मा की सुचालक होती है। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सभी उष्मा के उत्तम सुचालक हैं, जो है बहुत अच्छे उष्मा के सुचालक हैं। अगला जो गुणधर्म है वह विद्युत का संचलन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक के तार आप घर में देखे होंगे, आपको लाइट जो बिजली जलती है घर में वह तार के माध्यम से आती है। वो तार जो है तांबा या एल्यूमिनियम के होते हैं, यानी धातुओं के होते हैं। तो विद्युत का संचलन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के तार बनाने के लिए कौन कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है, तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। शीशा इसका अपवाद है, शीशा जो है में से इलेक्ट्रिक नहीं जाती है, वह एक ऐसी एकमात्र धातु है जिसमें से उष्मा और विद्युत का की सुचालक नहीं होती है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब में से जो है विद्युत का संचलन बड़े आसानी से होता है। तांबा, एल्यूमिनियम ये विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक हैं। अगला है घनत्व, डेंसिटी, धातुओं में घनत्व होता है, धातुओं का घनत्व बहुत अधिक होता है। अपवाद के रूप में सोडियम, पोटेशियम और लिथियम का घनत्व पानी के घनत्व की अपेक्षा कम होता है। लिथियम का घनत्व 0.53 ग्राम जो है सीसी होता है। द्रवणांक और क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, जो है ये भी गुणधर्म होता है धातुओं में। द्रवणांक और क्वथनांक जो है किसी विशेष तापमान पर धातुएं जो है द्रव में बदल जाती हैं और ठंडा होने पर फिर कठोर हो जाती हैं। सामान्यतः धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, वो जो है बहुत ऊंचे होते हैं, यानी ज्यादा तापमान पर जो है द्रव में बदलते हैं और जल्दी ठंडा भी नहीं होते हैं। अपवाद के लिए जो है Hg, Ga अन्य के जो है कुछ धातुएं ऐसी हैं ये नहीं हो, इनमें ये गुण नहीं पाया जाता है। अगला है 10वां, ध्वन्यात्मकता, सोनारसिटी। सोनारिटी क्या है, जो है ध्वन्यता, यानी ये जो है आप ध्वनि की जो आवाज करते हैं, धातु पर आप आवाज का थोड़ा सा चोट मारें तो आपको आवाज आती हुई दिखाई देती है, आवाज निकलती हुई दिखाई देती है। तो आप इसको देखे होंगे हमारे विद्यालय में, यानी आपके स्कूल में देखा था कि जो है बेल बजती है तो आपको आवाज सुनाई देती है। ये बेल किसकी होती है, धातुओं की होती है। तो विद्यालय की घंटी किस धातु की है और कैसे कार्य करती है, नहीं, इसका कारण यही है कि धातुएं ध्वन्यात्मक होती हैं, धातुओं में ये गुण होता है, ध्वनि निकलती है इसलिए। अगला देखेंगे अधातु। अधातु क्या है, अभी हमने धातुओं के बारे में पढ़ा। अधातु किसे कहते हैं, नॉन मेटल्स क्या है, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, कुछ ऐसी धातुएं हैं जिसको हम अधातु कहते हैं। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ये कुछ अधातुएं हैं। सामान्य रूप से ठोस अधातु भंगुर होते हैं, जो है मजबूत नहीं होते हैं, थोड़ा सा गिर गया तो टूट जाएंगे और उनमें चमक भी नहीं होती है।
जो है अधातुओं में चमक भी नहीं होती है धातुओं के जैसा। तो चलो देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के जो है भौतिक गुण क्या है। भौतिक अवस्था इनकी क्या होती है, फिजिकल स्टेट। सामान्यतः तापमान पर अधातु ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में CsP यानी जो है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ये पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में Br2 यानी ब्रोमीन पाया जाता है। गैस अवस्था में H2N2O2 यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये गैस अवस्था में पाए जाते हैं जो है। तो तीनों अवस्थाएं में अधातु पाई जाती हैं। इन दूसरा गुण है इनका चमक, लस्टर क्या है, अधातु में चमक नहीं होती है। अपवाद के रूप में हीरा है, हीरा भी अधातु ही है, लेकिन हीरा सबसे चमकदार भी होता है और कठोर भी होता है सबसे। तो आयोडीन जो है अपवाद के रूप में ये हीरा, आयोडीन के कैलाश ये हैं। कुछ अधातु रंगहीन तो कुछ अधातुओं के विविध रंग भी होते हैं। कार्बन अर्थात कोयला किस रंग का होता है, कोयला आप जानते हैं काले रंग का होता है। भंगुरता जो है, ब्रिटलनेस जो है अधातुएं जो होती हैं उनमें भंगुरता होती है, यानी जो है जल्दी से टूट जाती हैं। इसका उदाहरण है कोयला, यानी कार्बन लेकर के उस हुआ हथौड़ी से थोड़ा सा ठोकेंगे तो टूटता हुआ आपको दिखाई देगा। यानी ठोस अवस्था वाले अधातु भंगुर होते हैं। कुछ अधातु नरम होते हैं। अपवाद के रूप में हीरा कार्बन का रूप है जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। हीरा अधातु है लेकिन वह सबसे कठोर जो है प्राकृतिक पदार्थ है। अगला गुण है तन्यता और आघातवर्ध्यता, डक्टिलिटी एंड मेल्टाबिलिटी क्या होती है इनमें, तन्यता और आघातवर्ध्यता। अधातु तन्य और आघातवर्धनीय नहीं होते हैं धातुओं के जैसा, ये गुण इनमें नहीं होता है। उष्मा तथा विद्युत का संचलन, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अधातु उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं, जो है धातुओं के जैसे सुचालक नहीं होती हैं। लेकिन अपवाद के रूप में ग्रेफाइट यानी कार्बन का अपरूप है, जिसमें से विद्युत और उष्मा जो है जा सकते हैं। ये विद्युत का उत्तम सुचालक भी है ग्रेफाइट। अगला है घनत्व, डेंसिटी। अधातु का घनत्व कम होता है। और अगला गुण है सातवां द्रवणांक तथा क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है अधातुओं के द्रवणांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। अपवाद के रूप में कार्बन, बोरान ये ठोस अधातु हैं जो कि उच्च तापमान पर पिघलते हैं। कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली हैं, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम ये उत्तम आघातवर्धनी धातुएं हैं। सोने के 1/10,000 मिलीमीटर मोटाई के पतरे तथा 1/5000 मिलीमीटर व्यास के तार बनाए जा सकते हैं। ये इतना अच्छी जो है सोना चांदी जो के अंदर आघातवर्धनीता का गुण है, इसके कारण ही इसका जो है चमकदार भी होते हैं, इसलिए इसका आभूषण बनाया जाता है और आभूषण बनाने में आसानी होती है। अगली जो धातु है उपधातु, उपधातु किसे कहते हैं, उपधातु मेटालबीट्स क्या है, आर्सेनिक As, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, एंटीमनी Sb जैसे कुछ तत्वों के गुणधर्म धातु और अधातु के बीच के होते हैं। न धातु का गुण होता है न धातु का गुण होता है, तो ऐसे तत्वों को उपधातु कहा गया है। अब देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म भी हमने धातु, अधातु और उपधातु तीनों के बारे में पढ़ा। अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म हम देखेंगे। रासायनिक गुणधर्म क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहला गुण जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे किया जाता है, इसको देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण सभी तत्वों के रासायनिक क्रियाओं का आधार होता है। अधिकांश धातुओं के परमाणुओं की बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम अर्थात 3 तक होती है। यह अपनी जो है बोर का परमाणु प्रकृति देखा था, इसमें बीच में इनकी कवच बताए गए हैं KLMN, इनको जो है नंबर दिया गया था 1 2 3 4, पहले को K, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N। कितने धातु होते हैं ये भी आपको चैप्टर में दिखाया गया था सूत्र के द्वारा, 2n² करके। K वाला जो है N होता है कि पहला जो है N होता है, सूत्र का उपयोग करते हैं तो इसमें 2 का गुणा करते हैं 1 से, N मतलब 1 आता है। 2 का गुणा N की स्क्वायर से करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 का गुणा 2 से करते हैं तो 2 आता है। के कवच में पहले कवच में 2 और दूसरे कवच में इस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे 2 गुणे 2 का वर्ग यानी 4, 4 दूनी 8 होता है। तीसरे में जो है यहाँ पे 2 गुणे
3 का वर्ग यानी 3 त्रिका 9 दूनी 18 होते हैं। चौथे में जो है 2 गुणे 4 का वर्ग यानी 4 चौक 16, 16 दूनी 32 होते हैं। तो इस तरह से जो है इन कवचों में आपने देखा था कि पहले में 2, दूसरे में जो है 8, तीसरे में जो है 18 और चौथे में 32 परमाणु होते हैं। इसका अध्ययन हम लोग आगे वाले पहले पाठों में कर चुके हैं। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हमको समझना है तत्व यानी में 11 परमाणु हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे किया जाता है 2 8 1 यानी पहला कवच में 2 हो जाएगा, दूसरे कवच में 8 हो जाएगा, बचा हुआ तीसरे कवच में जाएगा जो है। इसी तरह mg का 12 है, तो 12 को हम कैसे बांटेंगे इसको देखेंगे कि यहाँ पर 2 8 2 यानी 12 को 2 8 2 पहले कवच में 2 दूसरे में 8। Mg यानी मैग्नीशियम के 12 परमाणुओं को हम कैसे बांटेंगे, पहले में 2 दूसरे में 8 और बचा हुआ तीसरे में जाएगा 2। इसी तरह एल्यूमिनियम के 13 परमाणुओं का जो है परमाणु क्रमांक 13 है इसमें, तो इसका वितरण कैसे होगा, पहले में 2 दूसरे में 8 और तीसरे में 3। इस तरह से इनका वितरण होता है। अब जो है हम आगे देखेंगे आयनों की निर्मित कैसे होती है धातुओं में। तो धातुओं में उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित आयन यानी धनायन अर्थात केटायन निर्मित करने की प्रवृत्ति होती है। ये जो है अपनी जो तीसरे कवच में आपने देखा कि जो तीसरा कवच पूरा नहीं होता है उसको ये अपने परमाणुओं का त्याग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो है यन्नी का जो यहाँ पे परमाणु है 2, पहले में कवच में दूसरे में 8 तीसरे में 1 है, ये पूरा नहीं है, तो ये 1 को त्याग करता है और उसको हम प्लस से दिखाते हैं। जो त्याग करता है उसको हम 1 प्लस यानी 1 परमाणु त्याग कर रहेगा तो 1 प्लस दिखाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा इसका 2 और 8 और ये 1 का त्याग कर रहा है और जिसको देता है उसके यहाँ वो ऋण में दिखाया जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग किया तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन ऋण में दिखाया जाएगा। तो ये त्याग कर किसने कितना किया, 1 किया, इसलिए यहाँ पर 1 प्लस दिखाया जाएगा। दूसरा जो सोडियम है, सोडियम को आपने देखा जो है। अगला जो मैग्नीशियम है Mg यानी इसके अंदर कितने हैं 2 8 2 यानी पहले कवच में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 2 यानी ये पूरा नहीं है तो ये 2 का त्याग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे Mg प्लस प्लस दिखाया जाएगा, 2 प्लस दिखाया, 2 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग किया तो यहाँ पे इसको 2 प्लस दिखाया जाएगा और यहाँ 2 लिख करके माइनस लगाया जाएगा यानी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। ये मैग्नीशियम हो गया। एल्यूमिनियम जो है इसके 2 8 3 है यानी पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में कम है 3 नहीं है तो ये 3 परमाणु इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर रहा है, इसलिए यहाँ पर Al लिख करके 3 प्लस दिखाए गए हैं, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इसे त्याग कर रहा है तो 3 लिख करके यहाँ पे माइनस में दिखाया जाएगा। तो इस तरह से धातुएं जो है अपनी इलेक्ट्रॉन्स का जो कवच पूरा नहीं होता है वो त्याग करती हैं, इसलिए धातुओं में उनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनावेशित आयन यानी धनायन अर्थात केटायन निर्मित करने की प्रवृत्ति होती है। इस सूत्र के द्वारा भी देखा जो है इसमें कैसे इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी आपको याद है, आगे देखेंगे। अगला जो है इनका धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कैसे होती है। तो धातुओं का ऑक्सीजन के साथ संयोग होने से उनके ऑक्साइड निर्मित होते हैं यानी धातु और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के धातु का ऑक्साइड निर्माण करते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइडों की अम्ल के साथ अपक्रिया होने पर लवण और पानी निर्मित होते हैं, इसको हम कहेंगे धातुओं के ऑक्साइड प्लस अम्ल मिलकर के लवण और पानी की निर्मित कर रहे हैं। अगला जो है अम्ल के साथ अपक्रिया करने पर क्या होता है, अधिकतर धातुओं की तनु अम्ल के साथ अपक्रिया होकर के धातुओं के लवण निर्मित होते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो धातु प्लस तनु अम्ल मिलकर के लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, इस तरह से दिखाया जाता है। परख नली लेकर के हम इसका निरीक्षण भी कर सकते हैं, उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर के बाद में उसमें जस्ते का चूर डालें और परख नली के मुंह पर
जलती हुई दिया सलाई की तीली ले जा करके देखें तो जलती हुई तीली का अवलोकन करें तो हमें वहां से आवाज आते हुए दिखाई देगी, आवाज आते हुए सुनाई पड़ेगी। इस तरह से अम्ल के साथ अपक्रिया होती है धातुओं की। अगला है पानी के साथ अपक्रिया। धातुएं जो है पानी के साथ कैसे अपक्रिया करती हैं? कुछ धातुओं की पानी के साथ अपक्रिया होकर के हाइड्रोजन गैस की निर्मित होती है। कुछ धातुओं की पानी के साथ तो कुछ की पानी के भाप के साथ भी अपक्रिया होती है। उनकी अपक्रिया की दर अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। अधातुओं के रासायनिक गुण अब देखेंगे। अभी तक हमने धातुओं के रासायनिक गुण देखा, अब हम अधातुओं के रासायनिक गुण देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण पहला आप कैसे होता है इनका धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। अधिकतर अधातुओं की संयोजकता कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक अर्थात 4 से 7 तक होती है। इनकी जो है संख्या संयोजकता कक्षा में 4 से 7 तक होती है। तो देखेंगे तत्व n इसके जो 7 है, परमाणु क्रमांक इनके पास जो है नाइट्रोजन के पास 7 है। तो पहले कक्षा में 2, दूसरे में 5 है। और देखेंगे ऑक्सीजन O इसमें 8 है, परमाणु क्रमांक 8 है। पहले कक्षा में 2, दूसरे में 6। और तीसरा है Cl 17, इसके पास जो है परमाणु क्रमांक जो है क्लोरीन के पास जो है 17 परमाणु है। तो पहले कक्षा में 2 और दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो यहाँ पर देखेंगे कि बाहरी कवच में 3 से अधिक जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगला है आयनों की निर्मित। अधातुओं में उनकी संयोजकता कक्षा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन यानी ऋण आयन अर्थात एनायन निर्मित करने की प्रवृत्ति होती है। ये जो है त्याग नहीं करते हैं, ये दूसरे जो कम होता है जिन कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं ये दूसरे से ग्रहण करते हैं। तो इनमें ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर देखेंगे Cl यानी क्लोरीन जो है यहाँ पर ये 2 और 8 और 7 इसके पास है। तीसरी कक्षा में कम है इलेक्ट्रॉन तो इसने जो है दूसरे से लिया। तो ये जो है यहाँ पर ये लेगा दूसरे से, ये दूसरे से ले लेगा एक, तो ये भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन बन जाएगा। अगला जो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है 6 है यानी 2 कम है। तो एक जो है 2 ग्रहण करेगा यानी O+2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 ग्रहण कर रहा है, 2 ले रहा है। तब ये 2 और 8 यानी 2 ले रहा है, इसको माइनस में दिखाया जाता है। इसने एक जो है इलेक्ट्रॉन्स को लिया तो एक माइनस में दिखाया, एक माइनस दिखाया। ये 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस का चिन्ह दिखाया जाएगा। ये जो लेता है ग्रहण करता है उसको माइनस में दिखाया जाता है और जो देता है उसको प्लस में दिखाया जाता है। तो ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहा है तो यहाँ पर ये 8 हो जा रहा है। तो इसे 2 माइनस के 2 चिन्ह से दिखाएंगे। इस तरह से ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्साइड आयन। ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के ऑक्साइड आयन बनाएगा। नाइट्रोजन के पास जो है देखेंगे तो 2 पहले कवच में, दूसरे में 5 है। तो ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहा है। यहाँ पे N+3 इलेक्ट्रॉन माइनस में दिखाया गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन से लेगा तो ये कवच इसकी कक्षा पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर N जो है 3 बार माइनस माइनस दिखाया गया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये ग्रहण कर रहा है और ये जो है नाइट्राइड आयन बन जाएगा। अगला है जो है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया अधातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके ऑक्साइड का निर्मित करते हैं, निर्माण करते हैं। अधातु प्लस ऑक्सीजन जो है मिलकर के अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। वे क्षारकों के साथ संयोग करके घुलनशील लवण और पानी की भी निर्मित करते हैं। C+O2 यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के CO2 पानी का निर्माण करते हैं। CO2+2NaOH जो है मिलकर के क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस H2O, इस तरह से ही निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो है इस तरह से कार्बन और सोडियम मिलकर के सोडियम कार्बोनेट और पानी का निर्माण करते हैं। यहाँ पे कार्बन और सोडियम मिलकर के ये जो है सोडियम कार्बोनेट और पानी का निर्माण कर रहे हैं। तो अधातुओं के ऑक्साइड पानी के साथ अपक्रिया करके
अम्ल निर्मित करते हैं, यानी CO2 प्लस H2O यानी पानी है, ये कार्बन है, जो है ये मिल करके H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इसी तरह SO4 प्लस H2 यानी सल्फर जो होता है, यह जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है पानी के साथ अपक्रिया करके जो है H2SO3 यानी सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करते हैं। इसी तरह SO3 प्लस H2O जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है पानी के साथ अपक्रिया करके जो है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अधातुओं की तनु अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं होती है। आगे हम देखेंगे कुछ जो है एक चार्ट दिया गया है, धातुओं और अधातुओं का उपयोग कैसे करते हैं हमारे दैनिक जीवन में। धातुओं और अधातुओं को का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसकी सूची बना सकते हैं आप। धातु का नाम, उपयोग, अधातु का नाम और उपयोग कहाँ कहाँ आप देखेंगे तो कुछ आप यहाँ पे बनाया गया है, देख सकते हैं। धातु का नाम है सोना और यह तांबा। धातु का उपयोग आभूषण बनाने के लिए, तांबा का उपयोग बर्तन बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक का तार बनाने के लिए भी कर सकते हैं। अधातु का नाम है कोयला, ये जलाने का काम में आता है। हीरा भी है अधातु, इसको भी आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजों को लिख सकते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करते समय हमें सोने की अथवा चांदी की सरलता पूर्वक अपक्रिया नहीं होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो सोना व चांदी की हवा और पानी, अम्ल या उष्मा के साथ कोई भी अपक्रिया नहीं होती है। आगे हम देखेंगे राजधातु। राजधातु किसको कहते हैं? राजधातु नोबल मेटल, सोना, चांदी, प्लेटिनम, प्लेडियम और सोडियम, रोडियम जैसी कुछ धातुएं राजधातुएं हैं। वे प्रकृति में तत्व के स्वरूप में पाई जाती हैं। उन पर हवा, पानी, उष्मा का सरलता पूर्वक परिणाम नहीं होता है। उनकी क्षरण तथा ऑक्सीकरण प्रक्रिया कमरे के तापमान पर भी नहीं होती है। तो राज धातुओं का उपयोग कहाँ पर होता है? सोने, चांदी और प्लेटिनियम का उपयोग मुख्यतः आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। चांदी का उपयोग औषधियों में भी किया जाता है। एंटीबायोटिकल प्रॉपर्टीज होती है, एंटीबायोटिक दवाएं बनाने के लिए किया जाता है। सोने चांदी के पदक भी तैयार किए जाते हैं, जो खेल वगैरह में दिए जाते हैं पदक। आपने सुना होगा स्वर्ण पदक, कांस्य पदक जो है, इस तरह से पदक भी बनाए जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चांदी सोने का भी उपयोग किया जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी सोने चांदी का उपयोग किया जाता है। प्लेटिनम, प्लेडियम इन धातुओं का उपयोग संप्रेरक, कैटलिस्ट के रूप में भी किया जाता है। आगे देखेंगे सोना जो है एक के बारे में। सोना एक राजधातु है तथा प्रकृति में तत्व के स्वरूप में पाया जाता है। 100% शुद्ध सोने का अर्थ होता है 24 कैरेट। जानकारी महत्वपूर्ण है। शुद्ध सोना जो है नरम होता है, बहुत नरम होता है। 24 कैरेट का सोना बहुत नरम होता है। इस कारण शुद्ध सोने से तैयार किए गए आभूषण दाब के कारण मुड़ जाते हैं और टूट जाते हैं। इस कारण उसमें स्वर्णकार जो होता है वह जो है तांबा या चांदी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तभी आभूषण बनाते हैं। शुद्ध सोने का 24 कैरेट का जो है आभूषण नहीं बनाया जाता है। आभूषण बनाने के लिए उसमें 22 कैरेट या उससे कम कैरेट के सोने का उपयोग किया जाता है। यानी शुद्ध सोने में जो है तांबा या चांदी मिला करके उसमें सोना आभूषण बनाया जाता है, यानी वो कैरेट कम हो जाता है, 22 या 20 या 18, इस तरह से कैरेट आप नाम सुनते हैं। तो सोने की शुद्धता और कैरेट तथा प्रतिशत यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे कैरेट है, यहाँ प्रतिशत, यानी 24 कैरेट जो लिखा रहेगा तो आप 100% शुद्ध सोना होगा। 22 कैरेट यानी 91.66 जो है, जैसे इतना प्रतिशत उसमें सोना होता है। 18 कैरेट का सोना जो होता है उससे 75% सोना होता है। 14 कैरेट में 58.33 होता है। 12 कैरेट जो है 50% पे आ जाता है। 10 कैरेट का सोना जो होता है उसमें 41.66 इतना ही सोना होता है। तो इस तरह की जो है आभूषण बनाए जाते हैं। आपको ये कैरेट में आप वहाँ पे सुनने को आएगा कि ये कितनी कैरेट का आभूषण है, इतनी कैरेट का है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं या निकाल सकते हैं इस टेबल के माध्यम से कि अगर 18 कैरेट है मतलब उसमें 75% सोना है, बाकी जो है तांबा है। तो उस तरह से आप जो है दुकानदार से ठगे भी नहीं जाएंगे। आपको ये जानकारी रखना जरूरी है। क्षरण क्या होता है? कोरोजन क्या है? धातुओं पर नमी के कारण हवा की गैसों की अपक्रिया होने से धातुओं के यौगिक निर्मित होते हैं। इस प्रक्रिया के कारण धातुओं
पर प्रभाव होने के कारण उनका क्षय होता है, इसे ही क्षरण करते हैं। तो हम जो है बहुत सारी चीजों में देखे होंगे जहाँ पे क्षरण हमें दिखाई देता है। तो लोहे पर ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया होने पर लाल भूरे रंग की परत निर्मित होती है। आप जो है बारिश के मौसम में देखे होंगे, जो आपके खिड़की दरवाजे पर लोहे लगे होंगे वहां पर जो है आप इस तरह से भूरे रंग की, लाल भूरे रंग की परत आपको दिखाई देगी। तो तांबे पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया होने से हरे रंग की परत निर्मित होती है। तांबे पर जो है रंग हरे रंग की परत निर्मित हो जाती है। चांदी पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की अभिक्रिया होने के कारण काले रंग की परत तैयार हो जाती है, इसलिए चांदी काला हो जाता है। धातुओं का क्षरण न हो इसलिए उस पर तेल, ग्रीस, वार्निश या रंगों की परत चढ़ाई जाती है तथा अन्य जंग न लगने वाली धातुओं का मुलम्मा भी दिया जाता है। लोहे पर जस्ते का मुलम्मा देकर के लोहे का क्षरण रोका जा सकता है। इस प्रकार की क्रिया के कारण धातु के पृष्ठभाग का हवा से संपर्क टूट जाता है और फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया घटित न होने के कारण क्षरण नहीं होता है। तो इस तरह से क्षरण न हो तो उसकी सुरक्षा के लिए उपाय किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं, यहाँ पर आपको एक मूर्ति दिखाई दे रही है। अमेरिका में यह मूर्ति है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के पास समुद्र में इसको स्वतंत्रता देवी की मूर्ति कहा जाता है। समुद्र के पास स्वतंत्रता देवी की मूर्ति लगाई गई है। यह वास्तविक मूर्ति का पृष्ठभाग तांबे से बनाया गया है। यह मूर्ति तांबे से बनाई गई है, लेकिन अब यह जो है हरे रंग की दिखाई दे रही है। आपको भी हरे हरे रंग की दिखाई देती होगी। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और आर्द्रता की तांबे के साथ अपक्रिया होने से इस हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट निर्मित हुआ है और यह क्षरण का एक उदाहरण भी है। इस तरह से अपक्रिया होकर के ये हरे रंग में दिखाई दे रही है और जो है ये क्षरण का एक एग्जाम्पल भी है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? जो है मिश्र धातु का उपयोग क्या है, चलो देखते हैं। मिश्र धातु यानी एलॉय, दो या दो से अधिक धातुओं के अथवा धातु और अधातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। आवश्यकता अनुसार घटक तत्वों को विविध अनुपात में मिश्रित करके विविध मिश्र धातुएं तैयार की जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए घर में उपयोग में आने वाले स्टेनलेस स्टील के बर्तन आजकल उपयोग में लाए जा रहे हैं। वो बर्तन क्या है? लोहे और कार्बन, क्रोमियम, निकेल से बनी हुई वह मिश्र धातु है। जो है पीतल नाम की मिश्र धातु के बारे में भी आप जानते हैं। पीतल नामक मिश्र धातु को तांबे और जस्ते द्वारा बनाया जाता है। कांसा नामक मिश्र धातु को तांबे और टिन से बनाते हैं। तो इसका नाम सुने होंगे। आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, ये दिल्ली का कुतुब मीनार है। यह लगभग 1500 वर्ष पहले बनाया गया है। यह भी एक मिश्र धातु से ही बनाया गया है। यह लोहे का स्तंभ है, लेकिन यह लोहा जो है कैसा है? दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में लगभग 1500 वर्ष पूर्व तैयार किया गया यह लोहे का स्तंभ है। इतने वर्ष हो जाने के बाद भी यह स्तंभ आज भी चमकदार है, क्योंकि उसे हमारे पूर्वजों ने यानी 1500 वर्ष पहले हमारे देश के जो कलाकार थे उन्होंने जो है मिश्र धातु से निर्माण किया था। उसमें लोहे में अत्यल्प मात्रा में कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस ये जो है धातुएं मिश्रित करके यह जो है स्तंभ बनाया गया है। आज भी वह ज्यों का त्यों है। आप जो है कुछ चीजें जानने के लिए आपको हैं। क्या आप जानते हैं सस्ती कीमत के स्टेनलेस स्टील को बनाते समय कभी कभी महंगे निकेल के स्थान पर जो है उसमें तांबे का उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे स्टेनलेस स्टील के बर्तन आप देखे होंगे जिसमें खड़ी चीरें आपको दिखाई देंगी पीछे बाजू में। इसी तरह आप जो है कुछ चीजें आप चर्चा भी कर सकते हैं। हमारे घर में कुछ कबाड़ रद्दी वाली चीजें होती हैं, तो उसे जो है हम बेच देते हैं, कबाड़ लोग ले जाते हैं। तो आखिर क्यों ले जाते हैं, उसका क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कि उसका फिर से जो है रीयूज किया जाता है, उसको गला करके धातुओं को, यानी बहुत सारी कामों में ये जो है आप देखते हैं कबाड़ का व्यवसाय भी लोग करते हैं। तो और इससे जो है उसका रीयूज भी होता है, फिर से उसको निर्माण किया जा सकता है। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।